आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं कौशाम्बी के एमपी और इंडिया के यंगेस्ट एमपी श्री प्रफुल्ल फरोज जी। थैंक यू सर कि आपने हमें समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके क्षेत्र में जो वंचित और हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना भेज के प्राइवेट में पढ़ने चाहते हैं पढ़ाना, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं और पूरे देश की हालत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन के नाम पे प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। जी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो लैप्स है पॉलिसीज में कह लीजिए या फिर गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कह लीजिए, ये उसको दर्शाता है। हाल ही में हमने ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा देखा है गवर्नमेंट स्कूल का, हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके। और जब से मुझे लगता है कि पिछले 5 साल का डेटा जब मैं कल देख रहा था, जी। तब मुझे ये पता चला कि काफी पहले से बढ़ोतरी हुई है ड्रॉप आउट रेट में। और पेरेंट्स अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल, क्योंकि अब प्राइवेट स्कूल ज्यादा भी खुल गए हैं, चाहे छोटे जिलों में हो। पहले सिटीज में रहते थे, अब छोटे जिलों में भी प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, तो लोग प्रेफरेंस प्राइवेट स्कूल की करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जिले में भी प्राइवेट स्कूल ज्यादा खुल गए हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत, और खास करके ये जो नई नीति आई थी गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करके उसको एक में क्लब करने मत की, करने का। उससे क्या हुआ कि और समाज में लोग जो गरीब तबके के लोग थे और गरीब बच्चे थे वो और वंचित हो गए एजुकेशन से। कहीं ना कहीं मजबूरी भी थी कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे थे क्योंकि फीस कम होती है। जी। गवर्नमेंट स्कूल्स की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, आपके गांव के पास और आपके टाउन एरिया के पास गवर्नमेंट स्कूल हो सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ प्राइवेट स्कूल जिसमें उनकी प्रेफरेंस है बहुत दूर हो। जी। लेकिन जब से ये क्लब का पॉलिसी आई और ये घोषणा की गई हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में, तब से मुझे लगता है कि ड्रॉप आउट रेट 3 गुना हो गया। बहुत बड़ा ग्रेव सिचुएशन है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने एजुकेशन के मुद्दे से अपना टॉपिक स्टार्ट किया। जी। हमारे रूरल कौशाम्बी, क्योंकि वो रूरल क्षेत्र है, वहां पे एजुकेशन की डायर नीड है। मैं सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपर एजुकेशन की भी बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे बच्चे प्रिपरेशन के लिए प्रयागराज चले जाते हैं, जी। जहाँ पे उनको बहुत पैसे से रेंट देना पड़ता है, बहुत पैसे वाली फीस के लिए उनको कोचिंग करनी कुछ पड़ती नहीं है। पड़ती है। एक ना एक पहल हमने अभी अपने कौशाम्बी में स्टार्ट की कि कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी हम अपने बच्चों को। जी, मैंने देखा है, आपने इनिशिएटिव लिया था। जी, तो एक बहुत छोटी पहल स्टार्ट की है, एक ट्रायल रन पे, और हमने उसका नाम दिया BR अम्बेडकर स्मार्ट लाइब्रेरी। जी सर। जहाँ पे AC इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी किताबें हो और एक फील गुड फैक्टर हो बच्चे के लिए वहाँ पे पढ़ने के लिए, जिसमें फर्नीचर अच्छा हो और लाइटिंग अच्छी हो। तो ये हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली है। हमने देखा है कि खास करके महिलाएं, बच्चियां ज्यादा एनरोल कर रही हैं जी। और ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रही हैं, और एक वहाँ पे एक स्टडी कल्चर पैदा हो रहा है। उसी को पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारे टाउन एरिया में और हर एक गांव में, खास करके जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं, सेल्फ स्टडी की भी अपनी एक अहमियत है समाज में। मुझे लगता है कि इंडिया में खास करके ये अहमियत लोग समझ नहीं पाते। हालांकि मेरी एजुकेशन बाहर से भी हुई, जी। तो मैंने वहां पे देखा कि सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और सेल्फ स्टडी पे फोकस बहुत होता है, और सेल्फ स्टडी से ही आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करते हैं तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा है कि जो हमको चीजें याद रहती हैं, तो वो शायद एग्जाम के समय हम जो पढ़ते हैं और अकेले में पढ़ते हैं वो आजीवन तक याद रहती है। जी सर। तो कहीं ना कहीं एक छोटी पहल है, अभी बहुत करना है। हमारे क्षेत्र में कहूँ, हमारे प्रदेश में कहूँ, हमारे देश में कहूँ, तो एजुकेशन को प्रमोट करना है। हमारे देश के हालात जो आज हो गए हैं और जो समाज में बंटवारा हो रहा है, चाहे कास्ट के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे अन्य किसी भी सिचुएशन के नाम पे हो, उसको एक नाम, एक मोड़ दे दिया जाता है और लोग बढ़ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन ही दिखाता है। अगर हमारे नौजवान आगे बढ़ चल के इसमें इनकलकेट हो जाएंगे और राजनीति के रूप में ले लेंगे, विभाजन का रूप ले लेंगे, तो समाज बहुत बड़े डेंजर में है। तो एजुकेशन इज द की टू एवरीथिंग। यस। पेन इज बेटर देन अ स्वॉर्ड, यही मैं कहता हूँ और यही मैं कहता आया हूँ, और यही हिस्टोरिकली भी हमको सिखाया जाता है। आज जब हम बाबा साहब की बात करते, चाहे सदन में हो चाहे सड़क में हो, तो उन्होंने बम गोली के जमाने में पेन से अपनी नीयत दिखाई थी, अपनी कीमत दिखाई थी।
और उनके लिखी हुई किताब आज सबसे पावरफुल किताब है इस पूरे दुनिया की, जी जो 140 करोड़ लोगों को जोड़ती है। तो पेन इज द वे, पेन उठाएंगे तो आगे चल के देश बढ़ेगा। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये देखा इंटरनेट पे कि आपने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपने लाइब्रेरी ओपन की। और जो आपने बताया कि वुमेन्स को ज़्यादा एक्सेस आप दे पा रहे हैं, इससे क्या है कि जो वुमेन्स गांव देहात में जो रह के जो नहीं शिक्षा ले पा रही थी, उनको भी मौका मिलेगा कि वो आगे आएँ। मैं आपका इस पे बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चीज़ के बारे में सोचा, एजुकेशन के बारे में। और सर, मेरा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जस्ट अभी आया कि आपने बताया कि आपकी एजुकेशन बाहर हुई है, तो सडन आप आए और आपने फिर इलेक्शन लड़ा। ये आपका ख्याल कैसे आया कि मुझे आखिर चुनाव में आना चाहिए, मैं लोगों में काम कर सकता हूँ? देखिए, राजनीति से मेरा परिवार क्योंकि जुड़ा हुआ है। जी, मेरे फादर आपके पिताजी विधायक बहुत थे। पुराने हैं, मतलब अभी भी विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। जी, तो लोगों का आना जाना, लोगों से मिलना हमेशा से रहा है। और ये होता है कि कभी ना कभी राजनीति में आना था, तो क्यों ना पहले ही आ जाया जाए। जी, अब लोग सोचते हैं, खास करके हमारे उम्र के नौजवान सोचते हैं कि 35 साल की उम्र में राजनीति स्टार्ट करी जाए, उसमें पहल करी जाए, आगे बढ़ा जाए। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 25 साल की उम्र में राजनीति में आ गया और एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया, तो 10 साल का बफर टाइम तो मेरे पास पहले से ही है। कहना चाहिए। तो जब मैं 35 का पहुंचूंगा, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं समाज और सोसाइटी के लिए थोड़ा और अच्छी मेहनत कर सकता हूँ और पहले से एक्सपीरियंस अपना दे सकता हूँ, और शायद अपनी पहल से और मेहनत करके लोगों में और अच्छा संदेश दे सकता हूँ। तो ये डिसीजन मेरा इंडिविजुअल डिसीजन था, ओके, और इतनी जल्दी आना, हालांकि कोई इतनी जल्दी राजनीति में आता नहीं है नहीं, और काफी पर्सनल लाइफ भी हिंडर हो जाती है। लेकिन एक ऐसा सैक्रिफाइस जो मैंने किया, और जब मेरे को याद है वो दिन जब मैं डिसीजन ले रहा था, तो मुझे इस सैक्रिफाइस का अहमियत पता थी कि मैं क्या अपनी सैक्रिफाइस करने जा रहा हूँ और किस फील्ड में जा रहा हूँ, जिससे कहीं ना कहीं जो मेरी उम्र है या फिर मेरे साथ के लोग जो हैं, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गैप जाएगा। आता है। तो खैर वो डिसीजन मेरा था, और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे क्षेत्र की जनता का कि एटलीस्ट जो डिसीजन मैंने लिया उस पे उन्होंने मुझे जिता करके भेजने का काम किया, सफलता प्राप्त हुई मेरे को। और आज मैं एक बहुत बड़े पार्लियामेंट में एक बहुत छोटे से प्रतिनिधित्व अपने कौशाम्बी की जनता का कर पा रहा हूँ, जी। तो उनका भी बहुत धन्यवाद। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी चिंता है। आपने उस चीज के लिए आपने क्या सोचा है कि मैं कौशाम्बी की जो जनता है, जो वहाँ के जो युवा हैं, उनके लिए आपने क्या ऐसा इनिशिएटिव सोचा है कि उनके लिए आप आगे करने वाले हैं? देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चिंता है। पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंडिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन आज यूथ है, यस। और सबसे बड़ा पोटेंशियल इंडिया का हम यूथ में हम डाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिसएंगेज्ड अगर कोई आज है तो यूथ है। आज नौजवान अनएम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा नौजवान 10-10, 12-12 हजार की नौकरी कर रहा है, जी, मजबूर है इस सरकार में। कहीं ना कहीं वो दौर भी हमको याद करना पड़ेगा कि उस समय सफाई कर्मी पक्की नौकरी पा करके आज 50,000 रुपए पाता है, कमा लेंगे। लेकिन पढ़ा लिखा एमबीए या फिर पीएचडी करा हुआ भी नौजवान 12 से 15,000 की नौकरी में सिमट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें नौजवानों को पक्की नौकरी से जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हमारे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो। पक्की नौकरी बहुत जरूरी है। जी, पक्की नौकरी एक सेफ्टी लेकर आती है और एक फिक्स्ड इनकम लेकर के आती है घर के लिए। नौजवान आज एक बहुत बड़े पैमाने में, शायद इतिहास में आजाद भारत के बाद अगर कोई गिरावट हुई है एम्प्लॉयमेंट में गिरावट हुई है, तो शायद इस दौर में हुई है। और सिचुएशन बहुत बद से बदतर लगते हैं। कहीं ना कहीं नौजवानों को हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नौजवान वो कड़ी है घर की जो घर बना सकती है। जी, अगर हम कौशाम्बी की बात करें, तो हमको कौशाम्बी को हट के नहीं देखना है। वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वो इस देश का हिस्सा है। जो नीतियां दिल्ली से तय होती हैं और उसके साथ साथ जो नीतियों में जुड़ाव लखनऊ में होता है, वो बहुत जरूरी है कि बदलाव पूरे देश में आएगा। क्योंकि ये सब चीजें बड़े बजट से जुड़ी हैं, ये सब चीजें पॉलिसी लेवल पे जुड़ी हैं, ये सब चीजें सरकार से डायरेक्ट जुड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला हमको चाहिए कि हम एक बदलाव सरकार में कर सकें। सरकार में पहले हम आए, वो एक पहला कदम होगा। सरकार में आकर के अपने नौजवानों के लिए सोचना, उनको पक्की नौकरियां देना, उनको वो विश्वास, पुनः विश्वास उसमें डालना कि हाँ, सरकार उनके लिए खड़ी है, उनके फ्यूचर के लिए खड़ी है, उनके घर के फ्यूचर के लिए खड़ी है। जी,
जब तक हम अपने नौजवानों की तरफ नहीं देखेंगे, उनसे सर मुकर के कहीं और अपने रास्ते चुनेंगे, तो मुझे लगता है इस देश का भविष्य अंधेर में चला जाएगा। और मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था कि जी हमारे बीजेपी वाले अमृत काल की जरूर बात करते हैं, लेकिन असली में ये अंधकाल है, जहाँ नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, नौजवान सुसाइड करने के लिए वहां पे मजबूर हो गया है। मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल प्रेशर, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो मुझे लग रहा है कि इस पे कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अभी हो रही है तो वो नौजवानों पे हो रही है। जी सर। मुझे आए दिन सुसाइड नोट आते हैं, आए दिन मदद की गुहार आती है, लेकिन मैं बस उनको देख पा रहा हूँ। जब तक हम सरकार में नहीं हो पाएंगे तब तक हम कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चाहे वर्तमान सरकार हो या फिर हमारी सरकार हो, नौजवानों की ओर सबसे पहले प्राथमिकता से देखना चाहिए। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने युवाओं से जाति और धर्म के ऊपर उठकर राजनीति में भाग लेने की एक बात कही थी, आपने उठाई थी ये बात। आपको ये कैसा लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और अपनी भागीदारी देनी चाहिए? युवा कैसे राजनीति में आए? देखिए, मैंने बात कई प्लेटफॉर्म में कही है कि आज जी के नौजवान को लगता है कि सोशल मीडिया में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके वो राजनीति का हिस्सा हो रहा है। जी ये सोच मुझे लगता है 2016 के बाद से, जब से हमारा इंटरनेट पैक खास करके बहुत सस्ता हो गया, उसके बाद आ गया। पहले हमने इसी दिल्ली में देखा था, दिल्ली की सल्तनत को हिलाने के लिए नौजवान सबसे आगे खड़े होकर के प्रोटेस्ट करता था। जी चाहे वो रेप केस की बात हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम की बात हो, ऐसे एक दो उदाहरण है। और अन्य छोटे से छोटे विषय में भी नौजवान सबसे पहले आकर के लाठी खाना, पानी की बौछारें झेलना, ये सब आंदोलनों में हिस्सा लेता था। समझता था। आज आप कोई भी आंदोलन उठा करके देख लीजिए, कोई भी नौजवान आंदोलन का हिस्सा नहीं बनता जब तक उस पर पीड़ा नहीं आती। चाहे हमारे एसएससी के, यूपीएससी के स्टूडेंट्स हों, जब तक उन पर पीड़ा नहीं आई तब तक वो आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने खुद अपना सेपरेट आंदोलन किया। हमारे लॉयर्स के ऊपर कोई पीड़ा आती है तो वो अपना सेपरेट आंदोलन करते हैं। अभी उन्नाव रेप केस का इतना बड़ा मामला चला, जी सर। लेकिन वहां पे इतने बड़े पैमाने में जहां पे नौजवानों को आना चाहिए था, और दिल्ली में जो कोर्ट का रिवर्सल हुआ जी केस में, जी दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, नौजवान कहीं मात्रा में नहीं। नहीं आए। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि नौजवानों को लगता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया से ही वो अपना पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। और चाहे जो जितना भी चिल्ला ले, चाहे हम सीजन पॉलिटिशियंस हो या फिर कोई भी सिटीजन इस कंट्री का हो, जब तक सड़क पे आप नहीं रहेंगे तब तक आपकी मान्यता जीरो है। जी अगर मैं भी सड़क पे नहीं रहूंगा, अपने लोगों के बीच नहीं रहूंगा, तो मुझे भी चुनाव अगली बार मैं जीत नहीं नहीं। पाऊंगा। तो वो कोई भी हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना चाहते हैं अपने कंट्री के, तो आपको उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। जी और मैंने नौजवानों की बात इसलिए कही क्योंकि आने वाला समय नौजवानों का है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन नौजवानों की है। तो नौजवानों को उठ करके खड़े होकर के जैसे पहले जमाने में आते थे, अब आज भी आना पड़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी का एक कथन है कि अगर सड़कें सूनी रहेंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। जी तो इसमें जो लाइन कही गई है, कहीं ना कहीं युवाओं को सड़कों पे आना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आपकी जो बात है वो संसद तक नहीं पहुंचेगी। देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 140 करोड़ का ये जो देश है, और हमारे देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी में है और उसकी डेमोग्राफी में है। तो कहीं ना कहीं हम हर कोने से आते, तो हर कोने से एक अलग प्रॉब्लम उठ करके आती है। जी तो अब 24 ही घंटे पार्लियामेंट के होते हैं, जिसमें लगता है मुझे कि 8 से 9 घंटे पार्लियामेंट चलता है। और सही में अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो 5 से 6 घंटे ही मुद्दे पे चर्चा होती है हर दिन। तो अगर कितने विषय हो सकते हैं कि एक साल में कि पार्लियामेंट ले सके? विषय तभी आ पाएंगे जब विषय दिखेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया जी कि सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। जी सड़कों में जो विषय रहेगा, बाजार में जो विषय घूमेगा, जो मीडिया में विषय घूमेगा, जो लोगों के जहन में विषय रहेगा, वही विषय चर्चा में रहेगा। तो मुझे लगता है कि राजनीति में लोग जैसे कहते हैं, मुझे बहुत कमाल के आदमी परसों मिले, उन्होंने मुझे 3 चीज सिखाई कि एक राजनेता को चर्चा, पर्चा और खर्चा अगर नहीं है उसके पास, चर्चा, पर्चा, खर्चा, जी तो उसका राजनीतिक जीवन नहीं चलेगा। चर्चा मतलब एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, उसको चर्चा में रहना चाहिए।
पर्चा मतलब आए दिन उसके पास समस्या लोग लेकर के आने चाहिए, और उसका जो पर्चा है, उसका जो जुड़ाव है लोगों से, वो चलता रहना चाहिए। और खर्चा की आए दिन अगर उसका मिनिमम हजारों में चाय पानी का वो नहीं हुआ खर्चा, यानी कि जनता उसके पास नहीं आ रही है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये तीन चीज अगर राजनेता में है, होनी नहीं है, तो वो राजनेता नहीं है। तो ये सब चलते रहना चाहिए। आज तो जमाना ये हो गया है कि जो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मुद्दे भी दिखाने और गंभीर से गंभीर मुद्दे दिखाने हैं, तो अटैचमेंट होना चाहिए, लोगों में जुड़ाव होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो नौजवानों को वो पहल करनी चाहिए खास करके, और आगे बढ़ करके इन मुद्दों के साथ सड़क में खड़े रहना चाहिए। जी, इतिहास में हमने देखा है कि जब संपूर्ण क्रांति हुई थी, जयप्रकाश नारायण ने की थी, उसमें बहुत ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया था। हम्म, तो वो चीज़ें अब हमें नहीं दिखती हैं। वो सोचते हैं कि हमें राजनीति में नहीं जाना है, या कभी डरते हैं किसी सरकार से, जो हमारी सरकार अभी है उनसे डरते हैं। क्या ये रीजन है कि युवा नहीं आना चाहता है? बहुत ऐसे युवा मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें राजनीति में आना है, मेरे यूनिवर्सिटी में कहते हैं हमें भी चुनाव लड़ना है, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक घबराहट होती है कि नहीं, उनके घर वाले पीछे हटते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि जो उनके परिवार को डर लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा अगर राजनीति में जाएगा तो वो अच्छा नहीं है? देखिए, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है कि नौजवान खास करके अभी राजनीति से एंगेज नहीं कर रहा, डिसएंगेज ज्यादा कर रहा है पहले से। ओके। अगर नौजवान बड़े बड़े शहरों में जा रहा है, तो वो दूसरे लाइन ऑफ वर्क चूज कर रहा है। किसी को, अब मुझे लगता है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने से ज्यादा तो अब नौजवान सोच रहा है एक्टर या क्रिकेटर या फिर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। जी। और ये हार्श रियलिटी है हमारे समाज की, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंसान को अगर मोटिवेट करता है तो इनकम सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। तो ये इन्फ्लुएंसिंग, ये सोशल मीडिया पर्सनालिटी या फिर क्रिकेटर या फिर एक्टर, इनका कहीं ना कहीं इनकम से जुड़ाव ज्यादा है, इनके इनकम ज्यादा है, तो लोग पहले वही स्टेप चूज करते हैं। दूसरा जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी अब अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दौर राजनीति का है, ये बहुत भयानक दौर है। जी। आज के दौर में राजनीति में पर्सनल रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। आज अगर हम संसद में भी संवाद करते हैं, तो संवाद बहुत पर्सनल हो जाते हैं। वहां पे जो हम बातें कहते हैं, तो वो सरकार को चुभ जाती हैं, तो वो पार्लियामेंट के चार दीवारी के बाहर भी वो चुभी रहती है। और कहीं ना कहीं ये सरकार जो है, ये घृणा बहुत निकालती है अपने लोगों पे, विपक्ष पे। जो इनकी आलोचना करेगा उन पे डायरेक्ट अटैक बहुत करने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने नौजवान बच्चों को इससे जोड़ने के लिए कम उसमें पहले से हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि उनका बच्चा खुशहाल रहे, उनका परिवार बचा रहे। जी। और ये जो राजनीतिक दौर है, ये बहुत 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 खराब है। हमने वो समय भी देखा जब राजीव गांधी जी का समय हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय हो, जहाँ पे पार्लियामेंट में संवाद होता था तो अच्छा लगता था। जहाँ पे प्रशंसा करने के वो होता था तो वो प्रशंसा की जाती थी। जहाँ पे आलोचना करने के लिए कहा जाता था तो आलोचना भी होती थी, और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता था। हमने वो दौर से सीखा, लेकिन अफसोस यह है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार ने सिस्टमैटिक ढंग से भी, जिस तरीके से हमारे यूपी की मैं बात कर लूं, तो छात्र संघ के तो चुनाव कई यूनिवर्सिटीज में हो ही नहीं रहा है, बंद कर दिए हैं। और बहुत समय से उसका पेंडिंग है। बहुत छात्र चाहते भी कि छात्र संघ का चुनाव हो। जी। तो जब छात्र लेवल पे ही चुनाव नहीं हो रहे, छात्र लेवल पे ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा लोगों का, तो ऑफकोर्स बात है, ये बात नेचुरल है कि उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से हट जाएगा। हट जाएगा। कहीं ना कहीं फिर वो दूसरा अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। तो सरकार ने भी एक बहुत बड़ा प्रहार छात्र संघ के लोगों पे किया है, बच्चों पे किया है, कि ये पॉलिटिक्स से ही नहीं जुड़ेंगे तो हमसे सवाल क्या उठाएंगे, ये हम सड़कों पे ही नहीं आएंगे, जी। ये इनके पास संघ ही नहीं रहेगा, तो तो करेंगे इनकी क्या? कोई कम वो ही नहीं रहेगी, ये कोई इकट्ठा एकजुट हो ही नहीं पाएंगे हमारे विरुद्ध। तो ये बहुत आरएसएस बीजेपी के लोग बहुत सोचे समझे लोग हैं। ये आपको चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से कपड़ा पहनिए, आप इनके हिसाब से खाना खाइए, आपकी दिनचर्या इनके हिसाब से हो। ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन भी करती है, और हमको इनसे सावधान रहना चाहिए। नौजवान कहीं ना कहीं एक वो गीली मिट्टी की तरह है, जिसको उसका रूप दे दीजिए वो वही बन जाएगा।
और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को बिल्कुल ये पता है कि नौजवानों को कैसे जोड़ना है। अपनी जो इनकी नीति है, इनकी नीयत है, इनकी जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, अगर वो इनकलकेट नौजवानों पे कर देंगे तो आने वाला समय भी इनका होगा। तो नौजवान को समझना पड़ेगा कि वो किस समय में जी रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स की बात की गई है, जरूरी नहीं है कि एक कोई पहल करे कि एक्टिव पॉलिटिक्स में अब सब लोग जुड़े। जो अगर 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग भी बैठे हैं, वो भी लोगों को जोड़ सकते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में। जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा राजनेता हो या मेरे जैसा कोई एमपी हो जो उनको जाकर के बोले कि आप एक्टिव हो जाइए। जब तक आप पे बीत नहीं रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है और आपको वो सामाजिक समझ नहीं होती, तब तक कोई कुछ भी कह ले, आप नहीं जुड़ पाएंगे। ये चीज तो मैंने भी देखी है कि जब तक किसी पे कुछ बीतता नहीं है वो इंसान आगे नहीं आता है कि मैं किसी की मदद करूं। जैसा अभी आपने कहा कि छात्र संघ के चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, तो क्या 2027 में समाजवादी पार्टी आती है तो क्या छात्र संघ के चुनाव दोबारा शुरू होंगे? देखिए, सबसे पहली चीज समाजवादी पार्टी इस चीज की, क्योंकि हमारे पार्टी में चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो, बहुत से सांसद विधायकों ने ये सवाल सरकार से किया भी है और उठाया भी है। जी। और बिल्कुल बेधड़क ये बात कही है कि सबसे पहला डिसीजन जो हम लेंगे वो यही होगा कि छात्र संघ के चुनाव फिर से हो उत्तर प्रदेश में, सारी यूनिवर्सिटीज में हो। कहीं ना कहीं छात्र अगर मजबूत रहेगा, छात्र संघ मजबूत रहेगा, तो सरकार तक भी वो आवाज पहुंच पाएगी और सरकार अपनी नीतियों में भी वो बदलाव कर पाएगी। तो सबसे पहली पहल मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, वो भी एक नौजवान है, उनको एक नौजवान का एक स्वरूप माना जाता है, तो वो भी छात्र संघ के लिए और छात्रों के लिए बहुत मजबूती से खड़े हैं। और सबसे बड़ी पहली पहल जो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के आने के बाद रहेगी कि छात्र संघ के चुनाव पुनः वापस फिर से होंगे। आएंगे। और जिस मजबूती से छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचती थी, उसके दुगने मजबूती से अब की बार भी पहुंचने का काम करेगी। आपका एसआईआर पे क्या कहना है, जो अभी उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान की जो सरकार है वो करवा रही है, उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने देखा है कि एसआईआर की वजह से बहुत से लोगों का नाम काटा जा रहा है। और मैंने ये भी चीज एक नोटिस की है, जैसे कि मेरे गांव में एक खास जाति, एक समुदाय को ही बीएमओ की जो सीट है वो दी जा रही है। तो देखिए, हमको वो दौर याद करना पड़ेगा जब इस देश में सीएए और एनआरसी की बात की गई थी जी। और किसी को छन्नी बोला गया था, किसी को लोटा बोला गया था कि हम छान करके लोगों को निकाल देंगे और सिर्फ क्रीम लोग, हमारे लोग रह जाएंगे। जी। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लाखों लोगों ने तो अपनी इज्जत गंवा दी। उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, टेररिस्ट ये सब बोल दिया गया। बहुत कुछ। तो एक उसको दूसरा रूप देने के लिए सरकार एसआईआर लेकर के आई है। एसआईआर कहीं ना कहीं एक साजिश है, जैसे एक सीए और एनआरसी की थी, फिर से उसको एक प्रॉपर एक क्रीम तरीके से रखने के लिए इलेक्शन कमीशन भी इसमें जुड़ा हुआ है। आपने जो जिक्र किया, ये बात सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठा रही है, ये आम जनता और आम गांव के लोग भी उठा रहे हैं। जी, मैंने अपने गांव में देखा है। एक जाति, एक समुदाय, एक धर्म के लोगों को चुन चुन करके उनके नाम काटे जा रहे हैं। मेरा खुद एक विजिट हुआ एक बीएलओ के पास, जब मैं गया और उसके सारे वोट काटने वाला जो उसकी फाइल थी उसको खंगाल करके देखा, तो 70 से 75% मुसलमान के वोट थे जो काट दिए गए। तो ये बातें जब उठ करके आई और आम जनता से उठ करके आई, तो कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से लेना भी बहुत जरूरी है कि कहीं ये सोची समझी साजिश को एक मुखौटा तो नहीं दे दिया गया है और एक क्लीन करने के लिए एक चुनावी प्रक्रिया का रूप तो नहीं दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जैसे मैंने बोला, इनका विजन जो ये 2047 का कहते हैं, ये सोचते हैं कि किस तरीके से सत्ता में रहे, साम दाम दंड भेद कोई भी लगा ले, चाहे जो भी इनको करना पड़ जाए, ये वो करने का काम करेंगे। आप इनकी नीतियों को, इनकी पॉलिसीज को, इनकी थिंकिंग को टैकल करते रह जाएंगे। हम कैसे एक आम जनता की समस्या को लेकर के पार्लियामेंट में जाए या उनसे जूझे, जब हम इनके ही तरीके से, तौर तरीकों से हम जूझ रहे हैं। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पे संसद भवन के बाद बैरिकेडिंग लगाई गई, सांसदों को अरेस्ट किया गया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आक्रोश हमने दिखाया नहीं। हम सड़क पे जहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड लगाया वहीं पे बैठ गए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम बैरिकेड क्रॉस भी कर लेते सब लोग, तो हम पे लाठीचार्ज भी हो जाता। तो क्योंकि हमने वो संयम बरताया और दिखाया,
हमको बसों में भर करके पूरे देश के सामने पुलिस स्टेशन लेकर के जी जाया मैंने गया। देखा था। तो ये बहुत, मैं बोल रहा हूँ ना, ये अंधकाल का समय है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई आम जनता नहीं है। जो इनके साथ है वो चुपचाप इनके साथ रहे, जो इनके विरुद्ध है उनका ये खुल करके विरोध करेंगे, खुल करके उनके आम जीवन को भी नष्ट करने का काम करेंगे। आपने जो जिक्र किया एसआईआर को लेकर के, इसका परिणाम क्या होगा मुझे भी नहीं पता। बिहार में जिस तरीके से हमने देखा, एक तरफा चुनाव जो पहले लग रहा था, एसआईआर के प्रोसेस के आने के बाद वो दूसरी तरफ पलट गया। बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश में भी इसको हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। और बार बार इसकी पिटिशन भी हमने फाइल की है, इलेक्शन कमीशन को रिटर्न कंप्लेंट भी लिखी है कि जाति देख करके, धर्म देख करके वोट ना काटे जाए। अगर एसआईआर सही में एसआईआर करवाना है और इंटेंसिव रिवीजन करवाना है तो सब भारतीय नागरिक को उसमें जोड़ना का काम किया जाए। हमने ये भी देखा कि एक पार्टी के लोग 10-10 लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं। एक पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी 10-10 लोगों का साइन कर रहा है पर्चा नाम कटवाने के लिए। उसकी कंप्लेन हुई, सरकार ने उस पर रोक लगाई और इलेक्शन कमीशन ने उसको गंभीरता से लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सिचुएशंस आ रही हैं तो इसको एक तरफा नहीं देखना चाहिए। पूरी पार्टीज के लिए, पूरे नौजवानों के लिए देखना चाहिए, सब सिटीजन्स के लिए देखना चाहिए। और बस यही हमारी उम्मीद है, मनोकामना है कि इलेक्शन कमीशन अपना जो एक तरफा व्यवहार है उसको छोड़ दे और सब लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए काम करने लग जाए। तब जाकर के हम देखेंगे कि इस देश में बदलाव हो सकता है। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने देखा कि मनरेगा का नाम चेंज करके कुछ और रख दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनरेगा में सिर्फ नाम ही नहीं चेंज किया गया, उसका बजट भी कम किया गया है। और उसकी वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है, उससे जो लोगों की जो परेशानियां हो रही हैं, उसके आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि इनको गांधी जी से क्या दिक्कत है। हम, अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो हमने जो भी सरकार के रहते हुए हमारे पिताजी ने स्कूल कॉलेजेस वगैरह खोले, उसको भी महापुरुष का नाम दिया गया। जी। महापुरुषों की योगदान, उनकी शहादत और उनका इस देश को इकट्ठा करने के लिए जो उनका समर्पण रहा है, उसको हमको आजीवन याद करना चाहिए। अगर हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन खोलते हैं या कोई ऐसा पॉलिसी या बिल लेकर के आते हैं, ऐसी कोई योजना लाते हैं, तो सबसे पहले भारत का इतिहास रहा है कि हम अपने महापुरुषों का नाम उससे जरूर जोड़ने का काम करते हैं। अब इस बिल में क्या है? इस बिल में है ये है कि अब उसका भार 60-40 हो गया है। 60% सेंटर के पास है, 40% स्टेट के पास। जो मनरेगा पहले गारंटी करता था एम्प्लॉयमेंट और पैसा डायरेक्ट सेंटर से आता था और वहां पे उसको रोजगार मिलता था, पैसा कमाई मिलती थी, दिहाड़ी मिलती थी, अब वो स्टेट का उसके ऊपर भार आ गया। और स्टेट के पास तो पैसा ही नहीं है। स्टेट के लिए सेंटर पैसा रिलीज नहीं करती। स्टेट की सारी सेंट्रल पॉलिसीज जो है उसमें 40 से 30% भार स्टेट का रहता है। स्टेट के पास आम जनता के लिए डायरेक्ट बेनिफिट के लिए पैसा नहीं रहता, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहता। ये एक सोची समझी जो एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी जी। और बहुत अरसों से चली आ रही थी। उन लोगों के लिए जो रोजगार नहीं ढूंढ पा रहे थे, जो अपनी कमाई नहीं कर पा रहे थे, अपना घर बार नहीं चला पा रहे थे, उसको भी कैसे तोड़ा जाए, उस पर भी कैसे प्रहार किया जाए, ये सोची समझी साजिश ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के आए। अब 40% जो है, अब वो पैसा कहाँ से आएगा? स्टेट के पास जितना पैसा है वो पहले ही अपनी नीतियों में नहीं, उस बजट को नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही और ये 40% एक्स्ट्रा बाहर आ गया। और एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट रोजगार स्कीम जो सेंटर की थी, उसका मतलब एक बहुत बड़ा बजट का बाहर स्टेट पे आ गया। तो वो पैसा कहाँ से लेकर के आएगी? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के पास सेंटर में पैसा नहीं। सरकार के सारे सरकारी खजाने खोखले हो गए हैं, खाली हो गए हैं। इस देश के पास अपने नौजवानों को देने के लिए नौकरी नहीं है। इस देश के पास अपने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उनके लोन माफ करने के लिए कोई नीति नहीं है। कोई ना पैसा है ना कोई नीति है। तो ये भार स्टेट पे डाल दिया जाए, ये बहुत कन्वीनियंट है। हमको इससे सतर्क रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ये बिल फिर से पुनः विचार किया जाए सरकार के द्वारा और स्टेट्स को खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट हो, चाहे वो विपक्ष के स्टेट हो, सबको एक। तो सर, जैसा आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो जब चुनाव आते हैं किसी
स्टेट में, तो चुनाव से पहले लोगों के खाते में जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? और इतने सारे जो अरबपति हैं उनके पैसे माफ कर दिए जा रहे हैं, वो क्यों? देखिए, हिपोक्रेसी हमारी गवर्नमेंट को सीखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी जब चुनावी भाषण देते हैं और किसानों की बात करते हैं, हर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के लोकल किसान हो, वहाँ के लोकल कल्चर हो, कभी पगड़ी पहन लेंगे, कभी वहाँ का नेकलेस पहन लेंगे, कभी वहाँ का पहनावा अपने ऊपर डाल लेंगे। जी। लेकिन जब वही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या फिर पॉलिसीज आम जनता के लिए बनाने की बात हो, तो वो उनका रुख कहीं और चला जाता है। अगर इस देश के 1% से 2% लोगों को हटा दें, उनके पास जितना पैसा है वो बाकी बचे कुछ 98% लोगों के पास है। और ये 2014 के बाद तो ये जो शिफ्ट हमने देखा है, बचपन में हम सिविक्स क्लास में पढ़ते थे और एक कार्टून आता था कि एक चेयर पे 3 लोग बैठे हैं और 4 चेयर पे एक आदमी लेटा हुआ है, और वो इनकम डिस्पैरिटी दिखाता था। जी। आज वो इनकम डिस्पैरिटी इतनी हो गई है कि वो चेयर एक तरफ नहीं बचे और वो उधर तो एक सोफा से बेड बन गया है लेटने के लिए, चाहे वो अडानी जी हो, अंबानी जी हो। जिस सेगमेंट में, जिस सेक्टर में उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, जिसमें उनका बिजनेस का भी कारोबार था ही नहीं, वो कारोबार भी उठा करके सरकार ने उनको दे दिया। चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हम पोर्ट्स की बात करें, चाहे हम क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, हम सीज, लैंड, एयर सब दे दिया गया है। जी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी ने भी ये बोला था कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी आलोचना लोग करते थे, लेकिन आज मुझे लगता है रियलाइज कर रहे हैं लोग कि हमको कोई ऐसे मनमोहन सिंह की जरूरत है जो आज इस देश की नीतियां तय करे। उन्होंने बोला था कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है इसके मिडिल क्लास लोग, छोटे कारोबारी, छोटे दुकानदार, जो आए दिन पैसा, जिनपे मनी फ्लो होता है पूरे देश की इकोनॉमी जी। में। जब तक हम उनको सशक्त और स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती। लेकिन वहां से पैसा निकाल करके, आम जनता के जेब से पैसा निकाल करके कारोबारियों को, धन्ना सेठों को दे दिया गया है। मुझे तो कभी कभार आश्चर्य होता है कि एक इंसान को इतना पैसा की जरूरत क्या है, जब तक उस वो तो होड़ ही कर रहे हैं पैसा। उनके पैसे की क्या वैल्यू निकल रही है, वो घर खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, वही पैसा आम जनता की इकोनॉमी में घूमता तो उसका ज्यादा बेनिफिट होता। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ये जो समय है ये एक तरफा है। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, आपने चुनाव की बात की, जी। डीबीटी। चुनाव के समय, क्योंकि एक, और खास करके वुमेन में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात है, वो हमने बिहार में भी देखा, जी, देखा हमने। हमने अन्य स्टेट्स में देखा, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। हर जगह देखा। जी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियां जब अपना मैनिफेस्टो ला रही है तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रही है। जी। मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थोड़ा विरोध में हूं, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वो राशन की तरह है, 5 किलो राशन की तरह, जो हमको निर्भर कर देता है सरकार के प्रति, हमको खुद से मेहनत नहीं करवाता। अगर हम जनता के जेब में महीने का पैसा ही डाल रहे हैं और उनको अनाज भी दे रहे हैं, तो हम जनता को इकोनॉमी से कैसे जोड़ पा रहे हैं? हम जनता को वो मेहनत करने के लिए, हम उनको मोटिवेट करने के लिए हम क्या नीतियां लेकर के आएंगे? कहीं ना कहीं एक समय होता था रोम में, कि रोम में जो कोलोसियम बनता था वो ऐसा बनता था कि वहां पे एक ग्रैंड कोलोसियम बनाइए, वहां पे आए दिन लोगों को आपस में लड़ाइए, या फिर ऐसे कोई इवेंट कराइए जिसका लोगों को एंटरटेनमेंट की तरफ ही मन बहला रहे और वो किंग की तरफ ना देख पाए, ना देख पाए। किंग की नीतियों को ना समझ पाए। यही भारत में हो रहा है। और यही भारत में हो रहा है। आप कोई भी टीवी डिबेट निकाल करके देख लीजिए, आप कोई भी इनका पार्लियामेंट डिबेट निकाल करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का कोई चुनावी भाषण देख लीजिए, या फिर पार्लियामेंट में जब वो बोलते हैं वो दिखाते, जब सवाल इनके ऊपर आता है तो ये सवाल का जवाब नेहरू जी से स्टार्ट करते हैं, ये सवाल का जवाब कांग्रेस के टाइम से स्टार्ट करते हैं। ये बोलते हैं कि पहले 70 साल में जो नहीं हुआ अब हो रहा है। नेहरू जी ने क्या गलतियां की थी, कांग्रेस ने क्या गलतियां की थी, श्रद्धेय नेताजी ने क्या गलतियां की थी, कांशीराम जी ने, मायावती जी ने क्या गलतियां की थी, वो गलतियों का ही परिणाम है कि आज सत्ता में है। जी। और 11 साल मुझे लगता है एक सरकार को बहुत समय होता है पॉलिसी लेवल पे चेंज लाना या फिर देश की दशा बदलने के लिए। लेकिन अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारे गृह मंत्री जी हो, या अन्य कोई भी मिनिस्टर हो, ये कांग्रेस का टाइम है। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि लोगों को उसमें ही बहलाए रहो, उसी में ही उनका दिमाग वो करते रहो, ताकि वर्तमान उनको ना दिखे। तो खैर मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ से लाते हैं,
आपने देखा होगा कि बीजेपी के पास जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है जी या उनके पास जो पैसा आया है, खास करके 2014 के बाद, मुझे लगता है 9-10 या 12,000 करोड़ डिक्लेयर्ड है उनके सर, पास फंड, 12 12,000 करोड़। जी और दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, मुझे लगता है 1200 करोड़ या 700 करोड़ के पास। तो 10 गुना पैसा उनके पास है। सबसे बड़ा विपक्ष के बाद सबसे बड़ा पैसा उनके पास है। फॉरन आया है ये फर्क देखिए। जी तो कोई भी आम पार्टी चुनाव कैसे लड़ सकती है अगर वो जाकर के पैसा बांट देंगे? और सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर हमारे देश में है, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए लोन ले रहे हैं, लोग आमदनी चलाने के लिए लोन ले रहे हैं, लोग घर में चूल्हा और गैस या बिजली हो उसके लिए लोन ले रहे हैं, लोग आगे बढ़ने के लिए लोन नहीं ले रहे हैं, लोग आम जिंदगी जीने के लिए भी लोन लेने पर निर्भर रह गए हैं। तो अगर कोई इंसान आकर के उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या पैसा दे देगा तो वो उन्हीं की तरफ उनका शिफ्ट हो जाएगा। तो स्वाभाविक पहले इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से जनता से उनका हक छीना, उनसे उनका रोजगार छीना, उनसे उनकी निर्भरता छीनी। आम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ये इन्होंने पूरा जनता को अपने ऊपर निर्भर करा दिया। इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या हो सकती है? इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? तो लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी या सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी गई थी, अगर वही दौर से और जनता जुड़ने का काम नहीं करेगी, उसको समझने का काम नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा, ना एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो पाएगा। जी मेरा सवाल है कि अभी आपने देखा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने दादरी से शंखनाद किया है, तो 2027 के लिए आपकी क्या रणनीतियां हैं कि जो आपको दिखता है कि जैसे बीजेपी इससे पहले वाले चुनाव में रही है, आप लोग कितना उसको अपने समझ से जानते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, हमारी पार्टी हो, जी उन्होंने एक नारा 2024 में निकाला था पीडीए का। जी पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं अन्य समाज जो इस सरकार में वंचित हो गया है। मुझे लगता है कि उसमें वो लोग भी जुड़े हैं जिनका पहले घर कारोबार अच्छा चल रहा था, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। मिडिल क्लास लोगों को इन्होंने लोअर मिडिल क्लास में पुश करने का काम किया, लोअर मिडिल क्लास को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में पुश करने का काम किया, वो बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को लेकर के चले गए। तो ऊपर जाना चाहिए था जहां हमको, हम नीचे जा रहे हैं। तो 95% लोग हमारे पार्टी ने आकलन किया है कि आज उस समाज से आते, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो एवं अन्य समाज जो शोषित और वंचित हो गया है इनके कार्यकाल में। जब 95% वोट हमारे साथ है तो परिवर्तन तो तय। मैं धन्यवाद दूंगा उनका कि उन्होंने दादरी से जो एक पहल की है सब समाज के लोगों को जोड़ने की, जहाँ पे गुर्जर समाज के लोग हों, आगे चल के जाट समाज के लोग होंगे, जाटव समाज के लोग होंगे, पासी समाज के लोग होंगे, एससी की अन्य जातीय समाज के लोग होंगे, ओबीसी समाज के लोग होंगे। तो सबको जोड़ने के लिए, सबको स्वाभिमान सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। जी अगर आप अभी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को देख लीजिए, 5-6 लोग जो मुख्यमंत्री जी के बहुत खास हैं, उनके अलावा किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक, किसी भी सांसद की कोई सुनवाई नहीं, वो चाहे जिस भी समाज से आने का काम करें। अभी हाल ही में जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी मीटिंग बिठाई थी तो उसके भी तो रोक लग गया था। देखिए, ये किसी के नहीं है, ये जब तक आप इनके साथ बैठे हैं तो चुपचाप बैठिए, अगर आप इनके विरुद्ध में तो ये आपके टुवर्ड्स प्रहार करने का काम करेंगे। आप अगर इनके साथ बैठे हैं, आप कोई काम नहीं करा सकते। आप मंत्री रह के कोई भी अपने लोगों का काम नहीं करा सकते, ना एक नौकरी अपने नौजवानों को दे सकते हैं, ना एक ट्रांसफर करा सकते हैं, ना अपने लोगों के लिए एसडीएम डीएम से बात करके कोई काम निकलवा सकते हैं। तो ये दौर तो पूरा ब्यूरोक्रेसी का चल रहा है, ये दौर पूरा चंद 3-4-5 लोगों का चल रहा है। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर देंगे और एक ही जगह से सारे डिसीजंस लिए जाएंगे तो डेमोक्रेसी की बात ही खत्म हो गई, जी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात ही खत्म हो गई। तो सांसद विधायक सिर्फ सैलरी लेने के लिए है और सिर्फ गाड़ी में घूमने के लिए है। तो ये परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में वो अहमियत हो सांसद विधायक की, वो मंत्री की, तब जाकर के वो जिसके पास अपना वोट लेने जाता है उसको वोट, उसको काम दिलवा करना, उसको, उसके परिवार को काम दिलवाना,
उसकी जिंदगी में परिवर्तन लाने का अगर जिम्मेदारी उसको मिली है तो उसका निर्वहन करने के लिए भी हमको वो एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर लगवाना चाहिए, लेकिन वो खत्म हो गया आज के दौर पे। तो ये समय बहुत गंभीर है, ये समय बहुत डिफरेंट है। कल को अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है तो शायद हम देख सकते हैं कि ये परिवर्तन हो, क्योंकि ये 10-11 साल निकल गया तो ये बहुत समय लग गया, बहुत समय हमने छोड़ भी दिया, बहुत चीजें रह गई और बहुत पीछे हम हो गए। जी आज अगर हम चाइना से कितने पीछे हो गए, हम अपने नेबर से कितने पीछे हो गए, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार, भूटान, चाइना, इनके साथ हमारे क्या रिलेशन है। खैर फॉरेन रिलेशन और फॉरेन नीतियों में तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी नहीं सर, 750 मेरा करोड़ खर्चा कर अगला सवाल उसी पे आने वाला था कि आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी लग रही है, जो हम टुवर्ड्स लाइक की यूएसए के देखिए, मैंने पार्लियामेंट झुकाव में में भी है। बोला कि जी प्रधानमंत्री जी 80 से ज्यादा देश घूम करके आ गए, 100 से ज्यादा विदेशी दौरे कर कर आ गए, 750 करोड़ आम जनता का पैसा उन्होंने खर्चा किया और आज हमारी नीतियां पहले से कमजोर है। सबसे पुराने टाइज हमारे रशिया और ईरान के साथ थे, जी थे। लेकिन यूएस के दबाव में, मुझे नहीं पता क्या दबाव है, उसके दबाव में आज हमारे टाइज उनके साथ खराब हो गए। क्या मजबूरी है 140 करोड़ की विश्व गुरु भारत की यूएस के सामने झुकने की। प्रधानमंत्री जी जब माय डियर डोनाल्ड ट्रंप बोल कर आए वहां पे और उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया, तो वो एक ताकत का एक स्वरूप दिखाया उन्होंने कि यूएस और इंडिया, अगर यूएस के बाद सबसे ज्यादा कोई ताकतवर और इमर्जिंग विश्व गुरु हो रहा है तो वो इंडिया हो रहा है। हमारे मीडिया ने भी ये दिखाया आम जी जनता को। लेकिन जब आज नीतियों पर बात आई, आज डिप्लोमेसी पे बात आई और आज सही में ग्राउंड लेवल वर्क पे बात आई कि किससे कहाँ से क्या हमको टाइज रखने हैं, क्या ट्रेड करना है, क्या लेना है, क्या खरीदना है, तो हम एक यूएस के प्रति झुकाव हो गया हमारा। जी पूरा सडन हो गया वो भी। मैंने ये बात पार्लियामेंट में भी कही कि बहुत से लोगों में ये बात का भ्रम है कि हमारा इंडिया, हमारा भारत यूएस के प्रति डिपेंडेंट हो गया है। हमारा इंडिया, हमारा भारत यूएस के प्रति डिपेंडेंट नहीं, पूरी तरीके से सरेंडर हो चुका है। मुझे नहीं पता क्या दबाव है। आज हमारे बॉर्डर रिलेशन देख लीजिए, मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ कभी रिलेशन अच्छे थे नहीं, नेपाल के साथ हमारे टूटे हुए रिलेशन है, श्रीलंका के साथ टूटे हुए रिलेशन है, चाइना के साथ हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमिक या फिर डेमोग्राफिक वॉर अगर चल रही है तो चाइना के साथ चल रही है। जी भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो कहाँ हमारे बॉर्डर रिलेशन? कल को अगर हम पे कोई चाइना ही अगर इन्फिल्ट्रेट करेगा तो कोई भी हमारा बॉर्डर स्टेट हमको हेल्प करेगा? नहीं सब चाइना के प्रॉक्सीज हैं। हमारे तरफ जो, हमारे प्रति जो युद्ध होगा वो चारों तरफ से हो जाएगा, हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। क्या यूएस हमारी हेल्प करने आएगा? क्या रशिया हमारी हेल्प करने सर, आएगा? तो 71 भी नहीं आया था। कोई भी नहीं आएगा। अगर आज हमारे रशिया के साथ जो टाइज हैं वो एक, मुझे लग रहा है एक पतले से थ्रेड की तरह हो गए हैं। यूएस पाकिस्तान का एक ज्यादा बड़ा एलाय हो गया है। जी अभी हमने परसों या फिर नरसों देखा कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है यूएस और ईरान की वॉर खत्म करने के लिए। बताइए, जिसको हम कुछ मानते नहीं है वो मीडिएट कर रहा है कि इस विश्व की सबसे बड़ी वॉर जो अभी हो रही है उसको खत्म करने के लिए वहां के लोग पहल कर रहे हैं। तो विश्व गुरु सिर्फ टीवी मीडिया पे लोगों को दिखाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए नहीं है। अगर असली पे आप आएंगे तब जाकर के विश्व गुरु बनिए। ये तो 3-4 साल, 5 साल जब तक लोगों का दिलचस्पी है, देखेगा टीवी, तब तक वो मानेगा। लेकिन आने वाला समय जो गंभीर रहेगा, जो उनके ऊपर प्रति जो डायरेक्ट अटैक रहेगा, आज चाहे एलपीजी की किल्लत हो, आज तेल की किल्लत हो, आज जो डॉलर की कीमत हो गई है, ये सब एक बहुत लंबे समय से जो पॉलिसीज और डिप्लोमेसी हमारी कमजोर होती चली जा रही थी, उसका नतीजा आज हमको मिल रहा है। टीवी पे आप दिखा दीजिए 56 इंच का सीना, टीवी में आप दिखा दीजिए विश्व गुरु, लेकिन आज हमारे ऊपर कोई एलपीजी की समस्या नहीं होनी चाहिए थी। फिर हमारे पास कोई ऑयल की कमी नहीं होनी चाहिए थी। हमारे पास कोई, हमारा इंडियन रुपी डॉलर के प्रति और मजबूत होना चाहिए था। लेकिन समस्या तो आज समझ में आ रही है। तो डिप्लोमेसी में हम जीरो हो गए, पहले से बहुत बदतर हो गए हैं। कहीं ना कहीं सोचे समझे हुए लोगों को वहां पे जाना चाहिए और हमको एक अच्छी टीम बना करके फिर से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। वो जो मीडिया दिखाती है कि जब एफ जयशंकर साहब जब आते हैं तो उनकी आंखों से जो रेज निकलती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, बट वो सब जब अब की जो आम जनता देख रही है उससे ये पता लग रहा है कि हम फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में हम बहुत पीछे चले गए। देखिए, आप टीवी मीडिया कोई भी दिखा लीजिए, कोई कार्टून थोड़ी ना चल रहा है कि आप आंखों से लेजर निकाल करके दिखा देंगे या फिर पीछे से
मोदी जी को 4 गुना ट्रम्प से ज्यादा बड़ा पिक्चर दिखा देंगे तो फिर वो सब लोग मान गए और वही असलियत हो गई। जी। असली दुनिया बहुत अलग है। मेरा म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी जब जाना हुआ तो मुझे बहुत अफसोस इस बात का हुआ कि देख करके कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर या फिर हमारे डेलीगेशन की